डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान विषय का अध्याय 7वां, नियंत्रण एवं समन्वय। अर्थात मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप मेरे साथ साथ समझते रहिए और प्लीज़ योर माइंड सेटअप ऑन द टच स्क्रीन मोबाइल, मतलब मोबाइल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके रखिए और मेरे साथ साथ में आप चीज़ों को समझते रहिए। तो अपना ध्यान केंद्रित स्क्रीन पर कर दीजिए और जो पढ़ा रहा हूँ वो सटीकता से और अपने मनोयोग से समझे। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप ही अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, उष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। मतलब प्राणीय गतिविधियों के द्वारा जो सजीव गतिवर्धि करते हैं, कोई भी मतलब प्रतिक्रिया दर्शाते हैं तो वह उद्दीपन कहलाता है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ग्राही रिसेप्टर, ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते वातावरण से, और ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कान सुनना, शरीर का संतुलन, और आँख प्रकाशग्राही और देखना, त्वचा तापग्राही गर्म एवं ठंड और स्पर्श, नाक ग्रहणग्राही और गंध का पता लगाना, और जीभ रस संवेदी ग्राही और स्वाद का पता लगाना। अब न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका, ये इसकी संरचना तंत्रिका कोशिका की, ये कोशिका काय और ये केंद्रक, ये द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग, द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। अंतग्रथन सिनेप्स, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। या विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे की संचरित होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, अर्थात किसी चीज को स्पर्श करने से अचानक जो हुई हलचल, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होने के दौरान उसका जो भी आवेग जिस पथ से चलते हैं वही प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। उद्दीपन उष्मा, ग्राही अंग त्वचा, मेरुरज्जु और कार्यकर अंग पेशी और अनुक्रिया हाथ पीछे हट जाना, यह इसका चाप है। अनुक्रिया ये 3 प्रकार की होती है। एक तो ऐच्छिक, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। उदाहरण, बोलना, लिखना, यह अग्र मस्तिष्क द्वारा। और अनैच्छिक, मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। अनैच्छिक श्वसन, दिल का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है, तो ये मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा
मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। उदाहरण, गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। यह प्रतिवर्ती क्रिया जो है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र, इसके एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र भाग है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। ये प्रमस्तिष्क है। कार्य, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। भूख से संबंधित केंद्र यह है अग्र मस्तिष्क में होते हैं। और मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग है। अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धिकरण, उदाहरण पेन उठाना। और मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। ये 2 नंबर। और 3 नंबर है पोन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। अर्थात इसके 3 भाग है, जो एक तो अनुमस्तिष्क, दूसरा मेडुला और तीसरा पोन्स। अनुमस्तिष्क में शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि है, और जैसे पेन उठाना। और मेडुला में अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। और पोन्स है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। अब ये इसकी मस्तिष्क की संरचना। ये अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क और ये प्रमस्तिष्क, ये कपाल खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। और ये मध्य मस्तिष्क, ये मेरुरज्जु, मेडुला और पोन्स अनुमस्तिष्क, ये इसके भाग है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि ये अग्र मस्तिष्क में आता है। इतना क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आगे का हिस्सा। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तलपुरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, अर्थात उसके ऊपर बाहरी चोट को वह नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच समन्वय। ज्ञानेन्द्रीय संवेदी तंत्रिका, यहाँ से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त व संसाधित करता, निर्णय करता है। अनुक्रिया उत्पन्न प्रेरक तंत्रिका। फिर पेशी तंत्रिका, पेशी तंत्रिका प्रोटीन पुनः व्यवस्थित करना यहाँ से। और पेशी संकुचन अनुक्रिया। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। पौधों में समन्वय, पौधों में गति वृद्धि
का गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। 1 नंबर। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती हैं, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई हुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। और वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्त गतियां उद्दीपन के कारण ही होती है। परतान वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे परतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। अर्थात बेल के ऊपर जो वायरनुमा संरचनाएं निकलती है, परतान होती है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति पौधे की, और गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति कोई भी। रसायनुवर्तन, परागनली की अंडाशय की तरफ गति, ये रसायनुवर्तन होती है, रसायन से आकर्षित हो। और जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति, जलानुवर्तन। पादप हार्मोन, ये वो रसायन है जो पौधे की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन। ए ऑक्सीन का कार्य, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता ऑक्सीन कोशिका की लंबाई में वृद्धि और प्रकाशानुवर्तन में सहायक। जिबेरेलिन, तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक अमल, वृद्धि संबंधन, मतलब वृद्धि को रोकना, पत्तियों का मुरझाना। और तनाव हार्मोन है, अर्थात पौधे का वह हार्मोन जो तनाव हार्मोन है, अर्थात एब्सिसिक अमल। पौधे के तनाव हार्मोन का नाम बताइए, या एब्सिसिक अमल के बारे में बताइए। ऐसे सवाल आता है तो आपको उत्तर देना है कि एब्सिसिक अमल वृद्धि संबंधन का कार्य करता है, और पत्तियों का मुरझाना और तनाव हार्मोन भी इसे कहते हैं। जंतुओं में हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में ही स्रावित करती है, जो हार्मोन के अंतस्रावी ग्रंथियों में होते हैं, उसे अंतस्रावी हार्मोन कहते हैं। हार्मोन, अंतस्रावी ग्रंथियां व उनके कार्य क्रमशः। हार्मोन, ग्रंथि, स्थान और कार्य। 1 नंबर है थायरोक्सिन, और ग्रंथि है अवटु, स्थान है गर्दन में, और कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। 2 नंबर है वृद्धि हार्मोन, ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अर्थात पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। स्थान है मस्तिष्क में, और कार्य वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण। 3 नंबर है एड्रीनलिन, ग्रंथि है अधिवृक्क, और स्थान है वृक्क किडनी में, किडनी के ऊपर होता है। और कार्य बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण एवं आपातकाल में। मतलब एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकाल हार्मोन भी कह सकते हैं। इंसुलिन, ग्रंथि है अग्नाशय, और स्थान है उदर के नीचे। रक्त में कार्य है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन करता है। लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन मादा में। टेस्टोस्टेरोन है ग्रंथि है वृषण, और एस्ट्रोजन है मादा में अंडाशय ग्रंथि। स्थान है पेट का निचला हिस्सा। कार्य यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता, यह इसका कार्य है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक हैं। अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिससे गोइस्टर बीमारी होती है, अर्थात गलगंड रोग। मधुमेह, डायबिटीज,
इस बीमारी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, अर्थात रोगी को बार बार मूत्र त्यागने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। डायबिटीज बीमारी कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है, यही इसका कारण है। उपचार, अब इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगती है, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, अग्नाशय द्वारा संकुचित करना, और फिर इंसुलिन का स्राव, फिर रक्त शर्करा की मात्रा का घटना अर्थात पुनर्भरण भेजना यहाँ से, और अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना, यह रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने का कारण। अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना मतलब अग्नाशय द्वारा संकुचित करना और इंसुलिन का स्राव होना और रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, फिर शर्करा की मात्रा घट जाएगी तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। फिर अंतिम अर्थात अग्नाशय द्वारा संकुचित करना होता है कि अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बन पाना, और इंसुलिन यहाँ से इंसुलिन का स्राव होना, इंसुलिन का स्राव होगा तो रक्त शर्करा की मात्रा का घटेगी, इसलिए इंसुलिन का स्राव, और बंद करो पुनर्भरण भेजना, ये इसका प्रोसेस है पूरा। इसलिए अग्नाशय में अगर रक्त की इंसुलिन न बन पाएगा तो जिससे मूत्र में शर्करा की मात्रा में वृद्धि होगी, अर्थात वह रोगी डायबिटीज का शिकार हो जाएगा और उसे बार बार मूत्र त्यागने की समस्या हुई। इसी के साथ में हमारा अध्याय 7वां नियंत्रण एवं समन्वय में पूरा हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इसकी सदस्यता ज़रूर ले लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, अर्थात सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो वह आप लोगों तक ज़रूर पहुंच पाए और आपकी हेल्प करे। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद्र पातलिया।